नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रायल पे। आपने ट्रायल इससे बहुत बार पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा, ये मैं मान कर चल रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको ये बताने के लिए वीडियो YouTube पे बना रहा हूँ कि आपको किसी भी चैप्टर को जब तैयार करते हैं तो किस तरीके से उसको तैयार करना है, उसमें आपको करना क्या होता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको किस तरह से पढ़ाई करना है कि आपको निश्चित ही सफलता मिले, उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा आज। तो शुरुआत करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन की, यानी कि सेशन ट्रायल की बात करेंगे कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण किस तरीके से किया जाता है। इसकी बात हमारी जो नई संहिता बनी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसकी धारा 248 से 260 तक सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की बात की गई है। बात करेंगे कि आखिर विचारण किसे कहा जाता है। तो विचारण के बारे में क्या बात की गई है कि जब न्यायालय अभियुक्त की और इस बारे में इस दृष्टि से विचार करता है, मतलब जब न्यायालय अभियुक्त की और इस दृष्टि से विचार करता है कि अभियुक्त ने आरोपित विचार किया या नहीं किया, विचारण कहलाता है। यानी न्यायालय अपनी दृष्टि एक व्यक्ति के ऊपर डालता है जो अभियुक्त के रूप में है, और वो न्यायालय ये सोचता है कि व्यक्ति ने अपराध किया या नहीं किया। जैसे ही ये दृष्टि का प्रयोग करता है, वहाँ से विचारण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो विचारण अभियुक्त का किया जाता है और अपराध का संज्ञान लिया जाता है। तो विचारण संबंधित जो प्रावधान है, विचारण आपको पढ़ना होगा। एक तो सत्र न्यायालय द्वारा विचारण, दूसरा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले का विचारण, तीसरा मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामले का विचारण, और संक्षिप्त विचारण, और मजिस्ट्रेट द्वारा अभिभावक सौदेबाजी। ये इतने चैप्टर आपको विचारण के साथ तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो विचारण की। तो विचारण पढ़ने से पहले हमें चैप्टर याद करना है कि चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर आपका 19 है। धारा 248 से 260 तक सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की बात की गई है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका इंडेक्स देखेंगे कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की बात की गई है। तो सेशन न्यायालय कौन होता है? जब आप सेक्शन 6 इसी संहिता की पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 कहता है दंड न्यायालयों के वर्ग। तो दंड न्यायालय के वर्ग जो जिला में कोर्ट होती हैं, उन कोर्टों में जो सबसे बड़ा न्यायालय आपका होता है, मोटा मोटा वो समझ लीजिए, वो आपका सेशन न्यायालय होता है। यानी वहाँ पर 4 प्रकार के कोर्टों की बात की गई है। एक सेशन न्यायालय, दूसरा आपने वहाँ पर देखा होगा मजिस्ट्रेट का न्यायालय है जो प्रथम वर्ग श्रेणी और द्वितीय वर्ग श्रेणी, और फिर आप देखते हो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की जाती है। यानी कि एक जिले के अंदर इस तरीके से कोर्ट की संरचना की गई है। और जो सेशन न्यायालय है, सेशन न्यायालय की स्थापना से लेकर नियुक्ति से लेकर सारा प्रोविज़न दिया है धारा 8 में। धारा 8 पढ़ेंगे सेशन न्यायालय, ठीक है। अब इतनी बात आपने देखा, फिर आप देखते होंगे कि आखिर सेशन न्यायाधीश, मतलब सेशन न्यायाधीश दंडादेश क्या दे सकता है, वो दंड कितना दे सकता, उसकी बात करी गई है धारा 22 में। केवल इतना आपको मैं बता रहा हूँ कि एक तो बात करनी है कि सेशन न्यायालय के कोर्ट की स्थापना की बात धारा 6 में बात की गई है। सेशन न्यायालय की नियुक्ति, सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कौन होगा, उसके सारी बातें धारा 8 में की गई हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सेशन न्यायालय दंडादेश कितना दे सकता है, उसके बारे में धारा 22 में बात की गई है। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। तो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि धारा 248 कहती है कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। यानी सेशन न्यायालय में जो भी विचारण का संचालन होगा वो कौन करेगा, 248 के द्वारा लोक अभियोजक करेगा। अब लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, तो आप जब जाते हो 2(1) के V में बात की गई है लोक अभियोजक की परिभाषा की। ये क्लियर हो गया। फिर आप बात करेंगे कि लोक अभियोजक जो है, इसका प्रावधान हमारी दंड संहिता में कहाँ है, तो लोक अभियोजक की बात धारा 18 में किया गया है। हमारी जो ये
नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 18 में लोक अभियोजक की परिभाषा 2V में दिया गया, 2(1) के V में, और इसकी प्रावधान धारा 18 में किया गया है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि 249 क्या कहते हैं कि अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ, मतलब भी सबसे पहले बात होगी 248 में, विचारण का संचालन लोक अभियोजन करेगा, यानी शुरुआत कौन करेगा? लोक अभियोजक करेगा। और अभियोजन के मामले का कथन का आरंभ जो किया जाएगा वो 249 में किया जाएगा। यहीं पे आरंभ होता है और उसके बाद अगर मामला उस व्यक्ति के समक्ष जो आरोप लगाए गए हैं वो अगर नहीं बनता है तो 250 में उसका उन्मोचन हो जाता है। तो 250 उन्मोचन याद रखना है। अगर उन्मोचन नहीं होता है तो 251 में आरोप विरचित करना। आरोप विरचित करना, तो आरोप विरचित करने की बात कहाँ पे की गई है? तो 251 में। अब आरोप की बात आ गई, तो आरोप किस चैप्टर में दिया गया है? अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो आरोप कहाँ पे बात किया गया है? अब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। देख रहे हैं सबसे पहले किसका आ रहा है? नहीं, ये तो आप लोग गलत बता रहे हैं। कोशिश करिए एक बार कि आरोप की बात कहाँ पे की गई है, जल्दी से, समय ना गंवाते हुए। अच्छा, एक लोग का आंसर आया है अमित जी का कि आरोप की बात चैप्टर नंबर 18 में किया गया है। आरोप क्लियर, ये बात याद रखना है कि चैप्टर नंबर 18 में आरोप की। तो आरोप का विरचित किया जाना 251 में है। फिर दोषी होने का अभिवचन, अगर दोषी होने का अभिवचन करता है तो 252 में बात की गई है। फिर है 253 में कि अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख, मतलब अभियोजन जो साक्ष्य लाएगा उसकी तारीख के बाद 253 में किया गया है। फिर अभियोजन के लिए साक्ष्य, पहले तारीख फिर साक्ष्य, 53 में जो है तारीख और 54 में साक्ष्य। फिर 255 में दोष मुक्ति की बात की गई है और 256 में प्रतिरक्षा आरंभ करना, यानी कि अपना बचाव आरंभ करेगा वो व्यक्ति जिस पर आरोप है, जिसके विरुद्ध आरोप पत्र बना है। तो 256 में इसकी बात की गई है। फिर 257 में बहस होगी। बहस होने के बाद क्या होगा? 258 में दोष मुक्ति उस व्यक्ति को मिलेगी या दोष सिद्धि का निर्णय दिया जाएगा। 259 में यह विचार किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को हम दंडित करने जा रहे हैं क्या यह इससे पहले पूर्व दोष सिद्ध था, तो उसके बारे में 259। फिर 260 जो अलग प्रोविज़न है जो कहता है धारा 222 कि उपधारा 2 के अधीन संचित मामलों में प्रक्रिया, ये मानहानि संबंधित मामला है उसमें क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बात है। तो पहला काम हमें होता है कि अपने इंडेक्स को ही दिमाग में बनाना है। इंडेक्स को दिमाग में बनाने से मतलब हमारा ये है कि सेशन न्यायालय कौन से चैप्टर में दिया गया? 19। सेशन न्यायालय की स्थापना की बात कहाँ पर की गई है? धारा 6। सेशन न्यायालय नियुक्ति कहाँ है? धारा 8। सेशन न्यायालय की शक्ति कहाँ मिली? धारा 28। तो इस तरीके से जब चीज़ें चलती हैं तब हमारा कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 जो 248 से 260 तक बात करता है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। 248 कहता है कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना, यानी लोक अभियोजक विचारण का संचालन करेगा। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि धारा 248 में क्या प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किसका किया गया है कि लोक अभियोजक द्वारा जो विचारण का संचालन किया जाता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 248 के अंतर्गत मामले का जो विचारण का जो संचालन है कोर्ट ऑफ सेशन में कौन आरंभ करता है? तो याद रखिएगा कि लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है। जैसे लिखा है सेशन न्यायालय के समझ प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। फिर 249 बात करती है कि अभियोजन के मामले के कथन, यानी जब अभियुक्त धारा 232 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। पहली बात, या तो लाया जाता है या हाजिर होता है, तब अभियोजन अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि अभियुक्त के दोष को किस प्रकार से साबित करने की प्रस्तावना करता है। यानी कि जब वो 232 के अधीन वहाँ पर सपुत्र किया जाता है या मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जा रहा है, तब अभियोजक अपने मामले का कथन क्या करेगा? अभियुक्त के विरुद्ध लगाएगा, यानी कि उसकी उपस्थिति में ही लगाएगा। ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो उस व्यक्ति को लाया जाएगा, सुपुत्र किया जाएगा या खुद वो हाजिर होगा, तभी क्या होगा?
अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का वर्णन करेगा। नॉर्मल बात नहीं करेगा, पूरा वर्णन करेगा और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि अभियुक्त को दोष को किस साक्ष्य से साबित किया जाएगा, यानी कि जो इन पे आरोप लगा गया है वो किस तरीके से साबित करेंगे, इसकी प्रस्तावना करेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 250 में। 250 क्या कहती है? उन्मोचन। यदि अभियुक्त धारा 232 के अधीन वाद की सपुष्टि की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है। यानी जिसके ऊपर ये सारी बातें लगी हैं वो धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से, जिस दिन वो सुपुत्र कर दिया जाएगा, उसके 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है। यानी 232 की कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के अधीन क्या किया जाएगा? 60 दिन के पहले वो आवेदन करेगा उन्मोचन के लिए। याद रखना कितने दिन पहले? 60 दिन। समय क्या वो होगी? अभियुक्त द्वारा धारा 32 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से, उस दिन से वो 60 दिन गिने जाएंगे। फिर बात क्या करती? यदि मामले में अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश या समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा। यानी कि बात यहाँ पे जो की गई है कि अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त जो अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई करने के पश्चात न्यायाधीश को ये बात पता चल जाती है कि यार इस पे किसी भी तरीके से नहीं मामला बन रहा है, कोई युक्त कारण पर्याप्त नहीं है, आधार नहीं है, तो वह क्या करेगा कि भाई उसको उन्मोचित कर देगा। लेकिन जब उसको उन्मोचित करेगा तो कारण लिखेगा कि क्यों मैं ये करने जा रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? उन्मोचन की बात 60 दिन याद रखना है। और उन्मोचन क्या होता है कि पर्याप्त कारण होना चाहिए, तब जाके उसको 250 के अंतर्गत उन्मोचन हो जाएगा। 251 क्या कहती है कि आरोप विरचित करना। अगर उन्मोचित नहीं होगा तो आरोप विरचित होगा, यानी आरोप उसके लिए पूरा लिखा जाएगा। तो लिखा, यदि उपरोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है। क्या है? यानी उपरोक्त सारी बातें सुनने के बाद उसको लगता है कि एक कारण इस पे बन रहा अपराध, तब वो करता है। अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, उसको लगता है कि मामला क्या है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, जब उसको लगता है नहीं है तो वो क्या कर आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले की विचारणा के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। तो एक बात तो आप जान गए कि जब उसको लगेगा कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन को कि मामला उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, आरोप लिखने के बाद भी वो किसको ट्रांसफर करता है केस, तो किसको करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकता है कि भाई ये जो आप हमारे पास केस लाए हो इसके लिए आप चले जाइए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ, निर्देश दे देगा। और तब ऐसे मजिस्ट्रेट उस मामले को विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। यानी कि जिस तरीके से पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला जाता है उसके मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए इस मामले की सुनवाई करेगा जब कोर्ट ऑफ सेशन उसको मामला सुपुत्र करेगा। क्लियर हो गया कि कोर्ट ऑफ सेशन जब किसी मामले को सुन रहा होता है, आरोप विरचित करने के समय उसको लगता है कि एक मामला हमारे द्वारा सुनने योग्य नहीं है, तो वो जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये निर्देश देता है कि आप जाइए वहाँ पर मामले को सुनवाई करिए, तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट है वो जब सुनेगा तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाएगी वो प्रक्रिया ऐसी होगी जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार उसका विचारण करेगा। ये बात 251 की उपधारा 1 के खंड ए में बात की गई है। क्लियर हो गया? बी में क्या बात की गई कि अन्यथा उस न्यायालय द्वारा विचारण जो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। अन्यथा वो क्या करेगा? अन्यथा उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। किस न्यायालय द्वारा? कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा। तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से, वो सुनवाई जिस दिन से वो कर रहा होगा, पहली तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा।
जिस दिन पहली सुनवाई करेगा उस दिन से 60 दिन के भीतर उस पर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा, तो उसके द्वारा मामला सुनने योग्य होगा। उपधारा 2 क्या कहती है? जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड बी के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित व्यक्ति को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। देखो, जब भी आरोप लगता है तो ये कर्तव्य है, ये उस पर ड्यूटी दी गई है कोर्ट पे कि उस व्यक्ति की शारीरिक रूप से वो उपस्थित हो या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़ के सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। केवल पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ के समझाया जाएगा कि फला आपने कांड किया है, फला धारा के अंतर्गत अपराध किया है और ये आप पर आरोप लगाया जाता है। तो ऐसा मतलब उसको पढ़ के समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाता है कि क्या वह उस अपराध का जिसकी उस पर आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। उससे कहता है कि भाई ये तुम्हारे ऊपर केस जो हमारे समझ आया है, इसमें मामला बन रहा है और आप पे मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, ये धारा का अपराध आपने किया है, क्या आप इस मामले को यही स्वीकार करते हैं या इसका विचारण की मांग करते हैं, अपना बचाव रखेंगे? तो ये सारी बातें कहना करना जरूरी है कोर्ट का। ये बात कहाँ पे की गई है? 251 के जो है उपधारा 2 में क्लियर हो गई। फिर बात क्या है? 252 क्या कहती है कि दोषी होने के अभिवचन, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। क्या हो गया? जो कहती है कि क्या तुम दोषी हो, अगर वो कर लेता है, दोषी होने का अभिवचन कर लेता है, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक को लेखबद्ध कर लेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकता है। तो यहीं पे दोष सिद्धि हो गया। यानी कि 351 की उपधारा 2 में जब उसको आरोप पढ़कर समझा रहा था, बता रहा था कि तुम क्या दोषी हो, तो अपने आप को दोषी मानते हो या विचार करवाओगे, तो वो कहता है कि दोषी है, तब 252 की कार्रवाई होगा और उस चीज को न्यायाधीश अभिवाक को लेखबद्ध कर लेगा और उसको अपने स्वाविवेक अनुसार दोष सिद्ध कर सकता है। ये बात यहाँ से 252 खत्म, जो स्वीकार कर लेता है। फिर जो नहीं स्वीकार करता उसके लिए क्या है? 253 में बताता है कि अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख, यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचार किए जाने का दावा करता है या धारा 252 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जाता है तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा। यानी 252 की काम नहीं हो रहा है, विचार किए जाने का वो दावा कर रहा है, तो 252 कि अगर दोष सिद्ध भी नहीं किया गया तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेश का जारी। यहीं से मतलब आदेश का जारी होता है कि फला साक्षी आएगा, फला चीज पेश करो। यानी कि यहाँ पर देखा होगा कि आपने लिखा आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेश का जारी की जाएगी। ये बात 253 में हो गई। अगली बात हम करेंगे 254 क्या कहता है कि अभियोजन के लिए साक्ष्य। यदि इसमें क्या बात की गई 254 सुनिए, ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसे सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है। यानी अभियोजन के समर्थन में जितनी बातें पेश की जाती हैं उन सब बातों को लेने के लिए वो अग्रसर होगा, परंतु किन बातों को नहीं लेगा? परंतु इस धारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य श्रव्य दृश्य साधनों से अभिलिखित किया जाएगा। यानी जो भी साक्षी आएंगे साक्ष्य देने के लिए उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका जो है साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा। क्लियर? दूसरी बात कही जा रही है 254 की उपधारा 2 में किसी लोक सेवक का श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकता है। अगर लोक सेवक भी है तो उसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका भी साक्ष्य लिया जा सकता है। जैसे कि मामले कोर्ट में डिले क्यों चल रहे हैं, कोई अधिकारी किसी मामले में संबंधित गवाह है तो वो अधिकारी वहां से नहीं आ पा रहा, लेकिन अब कोर्ट क्या कर सकता है, उस अधिकारी से वहीं से वीडियो कॉल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसके साक्ष्य को लिख सकता है। ये बात अब 254 के 2 में जोड़ दी गई है। क्लियर? फिर 254 के क्लास 3 में क्या है?
उपधारा 3 में क्या है कि न्यायाधीश स्वाविवेकानुसार किसी साक्षी की परीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा ना कर ली जाए आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त परीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। यानी जो परीक्षा हम लोग पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, उन परीक्षाओं के बारे में बात की जा रही है कि पहली बात कही जा रही है किसी साक्षी को प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा ना कर ली जाए आस्थगित करेगा। यानी तब तक उससे कोई बहस नहीं किया जाएगा, केवल मुख्य परीक्षा की बात चलेगी, उस पर प्रतिपरीक्षा नहीं होगा, वो आस्थगित रहेगी। और या किसी साक्षी का अतिरिक्त परीक्षा के लिए पुनः भी बुलाया जा सकता है। अभी परीक्षाओं की बात आप इंडियन एविडेंस हमसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात की गई है 140 में, वहाँ पर बात की गई चैप्टर नंबर जब उसका 10 पढ़ोगे वहाँ पे बात की गई साक्षियों की परीक्षा के विषय में। तो धारा 140 कहती है कि साक्षियों को प्रस्तुत करने उनकी परीक्षाओं का क्रम। धारा 142 कहती है साक्षियों की परीक्षा। धारा 143 कहती है परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। तो परीक्षाओं के बारे में बात जब आप देखोगे तो बात की गई है धारा 140 में मतलब परीक्षा का क्रम, और 42-43 में साक्षियों की परीक्षा और परीक्षाओं का क्रम बात की गई है। क्लियर? तो ये बातें एविडेंस एक्ट से आपने जोड़ लिया, यहीं पे लिख लेना है आप सभी को। फिर अगली बात है 255 जो दोष मुक्ति के बारे में बात करता है। यदि संबद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा को चुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। यानी अभियुक्त को सब सारी बातें सुन लिया, परीक्षाएं सारी हो गई, उसके बाद उसको लगता है कि भाई ये अपराध नहीं किया है, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर 256 वाली बात होगी, यानी प्रतिपरीक्षा आरंभ करना, जहां अभियुक्त धारा 255 के अधीन दोष मुक्त नहीं किया जाता है, वहां उससे अपेक्षा की जाती है कि अपनी प्रतिपरीक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में है उसके पास वो पेश करे। अब दिया जाएगा मौका उसको कि अगर 255 में दोष मुक्त नहीं हो रहा है तो वह अब उससे अपेक्षा न्यायाधीश करेगा कि अपनी प्रतिपरीक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में हो उसके पास वो पेश करे। दूसरी बात यहाँ पर 256(2) कहता है यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल कर लेगा। 256(3) क्या कहती है कि यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेश का जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेश का जारी करेगा जब ऐसे कारणों से लेखबद्ध किया जाए, विचार न किया जाए, आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाएगा कि तंग करने या विलम्ब करने के लिए है। मतलब एक ही बात है कि जैसे इसको भी मौका दिया जाएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ें वो पेश करने के लिए कह रहा है तो 200 जो है 56(3) के अंतर्गत न्यायाधीश उसको क्या करेगा, आदेश का जारी करेगा। अगर उसको लगता है कि ये सिर्फ समय डिले करेगा, कुछ नहीं ला पाएगा, तब वो क्या करेगा, तभी वो नहीं तो करेगा। 257 कहती है बहस। जब प्रतिपरीक्षा के साक्ष्यों की यदि कोई हो, परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका अभिवक्ता उत्तर देने का हकदार होगा। ठीक है। फिर है परंतु जहां अभियुक्त या उसका अधिवक्ता कोई विधि प्रश्न उठाता है वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से ऐसे विधि प्रश्न पर अपना निवेदन कर सकता है। 256 पढ़ लिया, 257 पढ़ लिया। 258 क्या कहती है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। बहस और विधि प्रश्न यदि कोई हो, सुनने के पश्चात न्यायाधीश यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर मामले में निर्णय देगा, जिससे उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए 45 दिन की अवधि तक बढ़ा देता है। यानी सारा बहस सुनने के बाद विधि प्रश्न निपटाने के बाद न्यायाधीश को क्या है, मुख्यतः सामान्य नियम यही है कि 30 दिन में फैसला सुना दे, या अगर कोई कारण है तो कारण को लिखते हुए वो 45 दिन तक अवधि बढ़ा सकता है, फैसला 45 दिन में लेने का समय ले सकता है। फिर बात क्या किया जा रही 258 की 2 में, यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 401 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। यानी दंड के विषय में सुनने का मामला कहाँ है, 258 के 2 में।
फिर बात की जा रही है 259 पूर्व दोष सिद्धि। ऐसे मामले में जिसमें धारा 234 की उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया जाता है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उससे पहले दोष सिद्ध किया गया है, न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोष सिद्ध करने के पश्चात अभिकथित पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। यानी ये पूर्व दोष सिद्धि की बात हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता बहुत नहीं है, बस आपको याद रखना है पूर्व दोष सिद्धि की बात कहाँ पे की गई है, तो 259 में की गई है और पूर्व दोष सिद्धि का उपबंध कहाँ पर है, तो 234 के साथ में। फिर 260 हम लोग देख लेते हैं। इसकी हेडिंग आपको देखना है कि धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन जो संस्थित मामले होंगे उसमें प्रक्रिया क्या होगी। लिखा है धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संचित किए गए वारंट मामले की प्रक्रिया के अनुसार करेगा, परंतु जब तक सेशन न्यायालय उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अन्यथा निर्देश नहीं देता उस व्यक्ति को कि जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है अभियोजन के साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। उपधारा 2 ये जो है यहाँ से केवल आपको इतना याद रखना है कि धारा 222(2) के अधीन जो संस्थित मामलों में प्रक्रिया क्या है, इसमें कोर्ट ऑफ सेशन किस मामले की प्रक्रिया को अपनाता है, तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संचित किए गए मामले जो वारंट मामले में प्रक्रिया मजिस्ट्रेट अपनाता है, वही प्रक्रिया 222(2) के अंतर्गत जब कोई मामला आएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष तब वो ये अपनाएगा। केवल इतनी ही बात यहाँ से याद रखनी है। फिर हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ पे किया गया, आप सभी को पता हो गया है 260 में किया गया है। चैप्टर कौन था, 19, धारा थी 248 से 260। फिर हम लोग बात करेंगे कि सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का साक्ष्य किया जाना। तो अभियोजन का साक्ष्य कौन करता है, तुमने सभी ने पढ़ लिया है 248 में कि लोक अभियोजक करता है। फिर है कि एक अभियोजक अपने मामले का कथन आरंभ करेगा। तो अपने कथन का आरंभ कैसे करेगा, इसके बारे में 249 में बात की गई है। तो इसका ऑप्शन जो है हम सभी देखते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का वर्णन करते हुए, अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित किए जाने की प्रस्थापना से अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा करते हुए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी हमारा कथन जो है ए और बी दोनों सही है। फिर अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें बात की गई है कि इस निमित्त दोनों तरफ के पक्षकारों के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त क्या करेगा, उसको उन्मोचित कर देगा। उन्मोचन की बात 250(2) में की गई है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विचारण के पूर्व अभियुक्त के उन्मोचन का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो है ये धारा 250 और 262(2) में किया गया है उन्मोचन की बात। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ें, सबसे पहले चैप्टर के इंडेक्स को याद करना है, इंडेक्स के बाद धारा को समझना है, धारा समझने के बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने के बाद मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन देखना है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है क्या इस पर मुख्य परीक्षा का प्रश्न आएगा तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस पर जैसे क्वेश्चन बना है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित नियमों की विवेचना कीजिए, सेशन विचारण का संक्षिप्त विवरण दीजिए, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको वहाँ पर सारी बातें लिखनी होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 248 से 260 एवं अध्याय 19 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में प्रावधान किया गया। इतना आपने लिख दिया, आपका अगर 5 नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर यहीं से हो गया। फिर हमने बोला कि गंतव्य है कि सेशन न्यायालय किसी भी ऐसे अपराध का स्वयं सीधे संज्ञान नहीं करता, उसके द्वारा दंड जो मतलब यहाँ पर जो
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम सूची के अनुसार जो अन्यथा जो विचारणीय है, इस हेतु पहले कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान करता है और तत्पश्चात उसे विचारण हेतु सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देता है। अन्य जो अपराधों के संदर्भ में मजिस्ट्रेट द्वारा 371, 372, 373 में उल्लिखित दशाओं के अंतर्गत काम किया जाता है। फिर हम अपनी क्या करेंगे, 248 की बात लिखेंगे, 249 जो हमने पढ़ा, 250, 252 लिखेंगे, 253, यानी कि संक्षिप्त रूप से जो आपको समरी उसमें की है वो आपको लिख देना होगा। फिर लिखने के बाद क्या है, आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाता है। कभी कभी इसमें से प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए के विरुद्ध धारा 103 के अधीन अपराध सभी युक्त संदेशों से परे साबित कर जाता है। सत्र न्यायाधीश अभियुक्त ए को बिना दंडादेश के प्रश्न पर सुने आजीवन कारावास की सजा देता तो क्या निर्णय होगा, अपील में बना रहेगा, क्या निर्णय अपील में बनाया रहेगा। तो प्रस्तुत समस्या हमारी जो है जहाँ से है उसको रिलेट लिखेंगे, 258(2) के आधार पर है। फिर 258(2) लिखेंगे। फिर मामले को हम रेफरेंस देंगे, मतलब रेफरेंस देने के बाद हम रीजन लिखेंगे कि अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त ए के विरुद्ध 103 का आरोप सभी युक्त संदेशों से परे साबित कर दिया गया। 103 हत्या के लिए न्यूनतम जो आजीवन कारावास, सेक्शन ए के विरुद्ध जो है न्यूनतम दंड का आदेश पारित कर दिया जाएगा। अतः मतलब जो है इस मामला भी एक ले गए, फिर लिखने अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता कि अपील में सेशन न्यायालय जज द्वारा पारित निर्णय बना रहेगा। ये सब बातें, तो एक तरीके से मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि आप कैसे इंडेक्स पढ़ेंगे, कैसे सेक्शन को पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन अपने PYQ करेंगे और अपने मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, तो किस तरीके से आपका जो है परीक्षा की तैयारी होगी। इन तीनों चरणों को एक साथ करना है, तभी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने वाली है। तो आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका सही है, अगर ये सब चीज़ आप एक साथ पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से, तो हमारे साथ जुड़िए। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आप सभी को है, ये तो प्रचार के लिए रखा गया है, और मेरे बैच पे को आप ज्वाइन करिए, आप अच्छा समझेंगे। धन्यवाद।